सभी आशा करते हैं बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। जिन बच्चों का डीभी नहीं हुआ है या जिन बच्चों के कम नंबर बन रहे हैं, निराश मत होइए। ठीक है, आप लोगों के लिए हम बेहतर जो है कोर्सेस और आपके लिए बेहतर नोट्स लेकर आए हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। हम चूंकि लेट हो गए थे पिछले साल, इस वजह से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना। और जो हमसे जुड़े थे तो लगभग सभी अच्छे नंबर पा रहे हैं। ठीक है, और आगामी जो परीक्षा है वो भी आपकी जल्द होने वाली है, तो एक साल में आपका पेपर हो जाएगा, तो आगामी परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। तो आज यूपी ट्रिपल एस सी एजी 2025 क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन पार्ट 3 है। भाग 3 आज हमारा होने वाला है। पार्ट 3 को शुरू करने से पहले मैं आपको बच्चों बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए और साथ ही साथ बच्चों गन्ना पर्यवेक्षक के लिए हमारे 2 पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कृषि प्राविधिक सहायक का फाउंडेशन मतलब बिल्कुल नींव तैयार करते हुए आपकी जो है तैयारी स्टार्ट करेंगे हम। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कृषि यूपीजी के कंप्यूटर आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तीनों सब्जेक्ट हम कवर करने वाले। बैरसे प्राइस 1999 है, लेकिन यदि अभी के लिए जो है 50% डिस्काउंट चल रहा है तो 999 मिलने वाला है। और वैलिडिटी की बात करें तो ये 2 साल तक वैलिड रहने वाला है, या एग्जाम तक या परीक्षा तक, या आपका 2 साल तक ये वैलिड रहेगा, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, मीडियम रहने वाला हिंदी और डाउट सेशन मिलने वाला है। ये जो क्लास है ना, हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी क्लास है। हिंदी माध्यम में हम चलाते हैं सारा कंटेंट। ठीक है, ऐसे ही आपका गन्ना पर्यवेक्षक के लिए भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया है। कृषि यूपीजी के एंड कंप्यूटर आपको मिलने वाला है आपका जो है 999 में। ठीक, कृषि प्राविधिक सहायक की 8 किताबें, 8 प्रिंटेड बुक्स, 8 प्रिंटेड बुक्स, जिसमें आपको मिलने वाली हैं 7 किताबें तो थ्योरी वाली रहेंगी और 1 किताब रहेगी एमसीक्यू वाली, जिसमें मिलने वाले 10,000 एमसीक्यू, जो कि आपके 2,000 रुपए में आपके घर पर आने वाली है। हिंदी माध्यम में सारी किताबें हैं। तो ये हमारी ऐप जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ऑर्डर आप कर सकते हैं। साथ में साथ यूपी ट्रिपल एस सी कृषि प्राविधिक सहायक के लिए 100 सेट पेपर, 100 प्रैक्टिस सेट या 100 बुकलेट, 100 बुकलेट पीडीएफ के रूप में आपको मिलने वाली है। 100 फुल रेंज जो है फुल लेंथ टेस्ट पेपर आपको मिलने वाले हैं, न्यू पैटर्न और नए जो है वर्जन पर आधारित और नए पैटर्न पर आधारित। ऐसे ही गन्ना पर्यवेक्षक के लिए भी हमने स्टार्ट कर दिया है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 31। अभी तक हम 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं एजीटी के विद डिटेल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज हुए बच्चे कि उन्हें सीधा नन ऑफ दीज दिखाई दिया, नन ऑफ द एबव, जो आंसर करके आए। कैसे बच्चों, मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन था विच पेस्ट इज इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस बीटी। बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस बीटी का उपयोग करके किसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है? रूट नॉट नेमेटोड को, एफिड्स को, या माइट को, या कैटरपिलर, या नन ऑफ दीज? रूट नॉट नेमेटोड, एफिड, माइट या कैटरपिलर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन ने कंफ्यूज कहां किया? अब हमें पता है कि भैया बीटी बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस जो है बच्चों, वो प्रभावित करता है कॉटन बॉलवर्म को। कपास का जो बॉलवर्म कीट है ना, बॉलवर्म कीट है, उसको प्रभावित करता है पिंक बॉलवर्म, पैक्टिनोफोरा गॉसिपियाला, या फिर कहें आपका हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा। कॉटन बॉलवर्म या फिर कहें कपास की सूड़ी को क्या करता है बच्चों? प्रभावित करता है ना। अब यहां बॉलवर्म ना देके इसकी जो है अवस्था दे दी। कौन सी अवस्था बच्चों? एडल्ट अवस्था। कौन सी बच्चों? कैटरपिलर। बॉलवर्म जो आपका होता है ना, इसकी जो है एक अवस्था दे दी, विकास की या ग्रोथ की जो है अवस्था देती, वो थी क्या? कैटरपिलर, है ना। तो जैसे आपका हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा है, ये आपका नॉर्मली इल्ली या कैटरपिलर के रूप में रहता है ना। तो ये कैटरपिलर
जो है कौन था आपका, बॉलवर्म था, है ना। तो कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए उपयोग होता है बच्चों बीटी, है ना। बीटी एक कैटरपिलर बॉलवर्म की ही एक अवस्था होती है। तो यहां पर एक क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया बच्चों को, कंफ्यूज करने वाला एक क्वेश्चन था। तो बीटी कपास की बात करें तो बच्चों बीटी का आविष्कार, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस का आविष्कार जो है आपके बॉलवर्म या फिर कहें कॉटन बॉलवर्म के नियंत्रण के लिए किया गया था। बीटी एक सॉइल बैक्टीरियम है या मृदा बैक्टीरियम है जो बॉलवर्म के पेट को क्या करता है, ये कहें प्रभावित करता है, इससे बॉलवर्म मर जाता है। ठीक, तो बात करें बीटी कॉटन की, तो कपास में मिट्टी के जीवाणु बीटी से घातक जीन डालकर जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किया गया, जो कपास के कीड़ों के प्रति क्या था, प्रतिरोधी। जो बीटी कॉटन थी, बीटी कॉटन पहली फसल थी जो भारत में कॉमर्शियली या फिर कहें आपकी व्यवसायिक रूप से क्या की गई, उगाई गई। अब बच्चे देखो, अब बच्चों देखो, बीटी कपास ये आपका बायोटेक से क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी आपके क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आए, आए हैं, थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए है ना। बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस बीटी एक मिट्टी का जीवाणु है जो कीड़ों के लार्वा के लिए घातक प्रोटीन का उत्पादन करता है, जो कि बॉलवर्म के पाचन तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। आपसे पूछेगा कि भैया बीटी जो है, बीटी कपास या बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस जो कॉटन बॉलवर्म है उसके किस भाग को जो है प्रभावित करता है, तो पाचन तंत्र को। बीटी की पहली पीढ़ी कपास, मक्का और आलू जैसी फसलों के लिए 1995 में मंजूरी दी गई और 1996 में व्यावसायिक उत्पादन के लिए लगाया गया। विकासशील देशों में ट्रांसजेनिक फसल संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है बीटी है। कपास में बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस से क्राई 1AC, अब देखो ये भी याद रखना क्राई 1AC जीन होता है जो आपका बीटी है। बीटी में कौन सा जीन होता है, CRY1AC, CRY1AC जीन होता है किसमें, आपका बीटी कपास में। ठीक, जो भारत और चीन में व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाई कपास पर्यावरण और वानिकी मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति द्वारा अनुमत एकमात्र फसल है, जिसे भारत में पहली बार मार्च 2002 में और 2002-3 में वाणिज्यिक रूप से खेती के लिए अनुमति दी गई। अब आपसे पूछेगा कि भैया भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के लिए अनुमति कौन देता है, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफिशियल कमेटी, जो कि आपके पर्यावरण और वानिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। महको ने CRY1AC या क्राई1AC जीन का उपयोग करते हुए किस्म वॉलगार्ड 1 पहला बीटी कपास विकसित करने के लिए मोनसेंटो के साथ सहयोग किया। हाल ही में 2006 में बीटी किस्मों की वॉलगार्ड 2 दूसरी जो है पीढ़ी के रूप में विकसित की गया, जिसमें क्राई1AC और क्राई2AB जीन दोनों मौजूद है, जिसे बीटी कपास की दूसरी पीढ़ी के नाम से क्या होता है बच्चों, जाना जाता है। ठीक, जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32, 50-50 चांसेस हैं 44.75 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, कार्ल लिनियस, रॉबर्ट हुक, MS स्वामीनाथन या नॉर्मन बोरलॉग या नन ऑफ दीज। अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आप सबको पता है कौन है, जल्दी से बताओ, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है बच्चों, नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो बच्चों, कार्ल लिनियस की बात करें तो इन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है, डब्ल्यू वैटसन, डब्ल्यू वैटसन को आधुनिक अनुवांशिकी जनक कहा जाता है। प्रायोगिक अनुवांशिकी जनक है मॉर्गन, प्रायोगिक अनुवांशिकी जनक कौन है बच्चों, मॉर्गन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अंडरलेइंग प्रिंसिपल ऑफ जीरो कोल्ड स्टोरेज यूज फॉर द प्रिजर्विंग पर कमोडिटी। नाशवान वस्तुओं के परीक्षण के लिए प्रयोग शून्य
भंडारण का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? रेडिएटिव कूलिंग, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग, इवेपोरेटिव कूलिंग, नन ऑफ दीज। विकर्णीय शीतलन, यांत्रिक प्रशीतन, हिमीकरण, बाष्पीकरण शीतलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। नाशवान वस्तु के परीक्षण के लिए प्रयोग शून्य भंडारण का मतलब ये कहे कि बिल्कुल लागत ना आती हो, जिसमें क्या नहीं आता हो, बिल्कुल लागत ना आती हो, तो बच्चों वो है आपका बाष्पीकरण शीतलन, इवेपोरेटिव कूलिंग। अब जैसे बाष्पीकरण शीतलन क्या कहलाता है कि बच्चों जैसे मान के चलो कोई चीज आप, जैसे पानी होता है ना, हाँ बिल्कुल मिलेगा, 1999 का है, 999 आपको मिल जाएगा। अब जैसे मान के चलो कोई वस्तु को आप, जैसे मान के चलो मिट्टी को आप ठंडा करना होता है, किसी भी चीज को ठंडा करना होता है, तो उस पर क्या करते हो, पानी डाल देते हो। जैसे गर्मियों के समय का मैं एग्जाम्पल दूं कि कुछ लोग छत पर सोते हैं, तो उस समय क्या करते हैं कि भाई छत पर क्या किया जाता है, जब गर्म छत होता है तो उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता है, जिससे थोड़ी देर में वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो पानी है वो नीचे की बस सतह को क्या करता है, ठंडा करता है और इवेपोरेट होता है। ऐसे ही हमारे जो पौधे हैं ये क्या करते हैं, बाष्पोत्सर्जन करते हैं, जिससे उनमें क्या होता है, ठंडा हो जाते हैं, है ना। तो बाष्पीकरण से हमारे जो एक कहें कि बाष्पीकरण शीतलन जीरो लागत वाला या फिर कहें शून्य भंडारण का अंतर्निहित क्या है बच्चों, सिद्धांत है। जीरो कोल्ड स्टोरेज यूज फॉर प्रिजर्वेशन पर्पज, है ना, कमोडिटीज के लिए। क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी, ठीक है। क्लास हमारी जो है 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, है ना। तो पहले से ही क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारी। देखो कोर्स लॉन्च हमने बाद में किए, लेकिन क्लास हमने पहले स्टार्ट कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल सैंपलिंग पैटर्न आर ऑफिशियली रिकमेंडेड टू ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल फॉर एक्यूरेट फील्ड एनालिसिस? रैंडम, सर्कुलर या लीनियर, जिगजैग, नन ऑफ दीज। सटीक क्षेत्र विश्लेषण के लिए प्रतिनिधि मृदा नमूना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मृदा नमूना पैटर्न आधिकारिक रूप से जो है अनुशंसित है? यादृच्छिक, वृत्ताकार, रैखिक या फिर कहें आपका जिगजैग या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब मैं आपको बता दूं ना बच्चों, ये क्वेश्चन किसी ने कवर नहीं किया होगा, ये क्वेश्चन किसी ने कवर नहीं किया होगा। आप किसी के पास हमारे नोट्स होंगे, यूपी में बहुत से लोगों के पास मेरे नोट्स पहुंचे थे, जाना सॉइल सैंपलिंग वाले चैप्टर में, देखना सटीक, देखो हमने रैंडम भी लिखा है और भैया सटीक क्षेत्र विश्लेषण के लिए, किसके लिए बच्चों, सटीक क्षेत्र विश्लेषण के लिए, या फिर कहें आपका जो है ये कहें कि सॉरी यहां पर लिखा होगा सैंपलिंग, या फिर कहें सही से एक्यूरेट फील्ड एनालिसिस, सॉरी एक्यूरेट फील्ड एनालिसिस के लिए आपको जो है कौन सा मेथड अपनाना चाहिए, तो वो है बच्चों जिगजैग। कौन सा है? जिगजैग। नॉर्मली सॉइल सैंपलिंग रैंडमली की जाती है, लेकिन यदि आपको सटीक सैंपलिंग लेनी है या सटीक आपको नमूनाकरण करना है तो उसके लिए आपको या जिगजैग मेथड अपनाना पड़ेगा। जिगजैग मेथड ये हमने देखो आपको आगे लगाया भी है इसको, ठीक है। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और मंडे से, सोमवार से कंप्यूटर और यूपीजी के भी स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो है अभी तक सीट टेक कल से स्टार्ट होने जा रहा है, सीड टेक्नोलॉजी या फिर कहें एग्रोनॉमी में, सस्य विज्ञान में बीज प्रौद्योगिकी हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कल से। और बाकी हमने सारे चैप्टर कवर कर लिए। इसके बाद हम सीड टेक के बाद क्रॉप्स करवाएंगे, क्रॉप्स के बाद हॉर्टिकल्चर करवाएंगे। ऐसे ही आपका सिलेबस आगे हम करवाते जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, मृदा नमूने की बात करें तो प्रति अवधि के दौरान मिट्टी का नमूना एकत्र करें। देखो कभी भी मृदा नमूना खड़ी फसल में नहीं लिया जाता है, हमेशा प्रति भूमि या फिर कहें खाली पड़ी हुई भूमि में नमूना लेना चाहिए, ठीक। खड़ी फसल में पंक्तियों के बीच नमूने एकत्र करें। जिगजैग पैटर्न में कई स्थानों पर नमूनाकरण एक रूपता सुनिश्चित करता है। अब देखो हमने कहा था एक्यूरेट, सटीकता, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा है ना कि जिगजैग पैटर्न में कई स्थानों पर नमूनाकरण एक रूपता सुनिश्चित करता है। फील्ड जो दिखने, उत्पादन और पिछले प्रबंधन प्रथाओं में समान है, कोई एक एकल नमूना इकाई में समूहित किया जा सकता है। मतलब ये कहें कि ऐसी जमीन जो एक समान है पिछले के, तो उसको एक नमूने में हम इकट्ठा कर सकते हैं।
उन खेतों से अलग अलग नमूने एकत्र करें जो रंग ढलान या जल निकासी, पिछले प्रबंधन प्रथाओं जैसे चूना लगाना आपका, या फिर कहें लाइम जिप्सम अनुप्रयोग, निषेचन या फसल प्रणाली आदि में भिन्न हो। मृत खांचों, गीले स्थानों, मुख्य बांध के पास के क्षेत्रों, पेड़ों, खाद के ढेरों और सिंचाई चैनलों में नमूना नहीं लेना चाहिए, है ना, लेने से बचें। उथली जड़ वाली फसलों के लिए 15 सेंटीमीटर गहराई तक नमूना एकत्र करते हैं और गहरी जड़ वाली फसलों के लिए 30 सेंटीमीटर गहराई तक नमूना एकत्र करें। वृक्ष फसलों के लिए प्रोफाइल नमूने एकत्र करें, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखो मृदा नमूना या सॉइल सैंपलिंग में आपको पढ़ाई हुई थी, ठीक है। अब जिन बच्चों ने नोट्स नहीं परचेस किए थे तो वो उनका छूट गया, वो रैंडम लगाया है ना। अगला क्वेश्चन है, एज पर द इंडियन सीड सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब फाउंडेशन सीड। भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंधन प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधार बीज का सही है। आधार बीज का सही है। और सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है, ठीक है, विजन एग्री एकेडमी को शेयर जरूर करना है। ऑप्शन 1 है, इट इज द प्रोजेनी ऑफ सर्टिफाइड सीड यूज फॉर द फार्मर ट्रायल। या किसानों द्वारा परीक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमाणित बीज है। भैया नहीं है, प्रमाणित बीज नहीं है, आधार बीज है। क्या है बच्चों, प्रमाणित बीज नहीं है, आधार बीज है ना। इसका मतलब एक है टेस्टिंग के लिए यूज नहीं होता है, ये डायरेक्टली आपका ट्रायल्स के लिए यूज नहीं होता है, ये डायरेक्टली उगाया जाता है। इट इज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट टू द फार्मर विदाउट सर्टिफिकेशन। इसे बिना प्रमाणीकरण के सीधे किसान को दे दिया जाता है। तो भैया नहीं दिया जाता, बिल्कुल नहीं दिया जाता प्रमाणीकरण के बिना। तीसरा ऑप्शन सी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली बाय द प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर टू सीड रिटेलर। नहीं भैया, इसका वितरण केवल निजी बीज उत्पादकों द्वारा बीज खुदरा विक्रेताओं को किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता, ठीक। अगला पॉइंट है, अगला ऑप्शन है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्रीडर सीड एंड द मस्ट मीट IMSC स्टैंडर्ड। इसका उत्पादन प्रजनक बीज से हो किया जाता है। अब बच्चों इतने से ही समझ जाओ, प्रजनक बीज जो है, ब्रीडर सीड जो है, वो बनता है किससे, न्यूक्लियस नाभिकीय बीज से। आधार बीज बनता है प्रजनक बीज से। तो यहां पर कह रहा है ना, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रीडर सीड, यह ब्रीडर बीज या प्रजनक बीज से बनता है। कौन सा, आधार बीज, है ना। और जो है IMSCS मानकों को पूरा करना होता है। तो यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाता है ना। अब देखो ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए थे। एक चीज मैं बच्चों बताऊं आपको, यदि आप बेसिक पढ़ रहे हो, है ना, बेसिक्स पढ़ रहे हो और आपने अच्छे से पढ़ा है, तो एक एक पॉइंट या एक एक शब्द को पकड़ना सीखिए। उस शब्द को यदि आप पकड़ गए तो आपका आंसर गलत सही हो जाता है, और यदि उस शब्द को आप नहीं पकड़ पाए तो आंसर गलत हो जाएगा। अब यहां पर गलत कौन करके आया होगा, जो ये वर्ड नहीं पकड़ पाया होगा। भैया आगे तो वो कुछ भी लिख दे, उससे नहीं है, हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहे AGTA में इस बार कि केवल एक पॉइंट से, केवल एक पॉइंट पकड़ने से उसका सॉल्यूशन मिला है। मैं ये 100% सच कह रहा हूं, है ना। बीज के लक्षण की बात करें तो यह अपने प्रकार के, सॉरी जस्ट मिनट, है ना, सॉरी बीज के बारे में दिया हुआ है, सॉरी बीज की श्रेणियां, ये PPT अलग आ गई। बीज की श्रेणियों की बात करें बच्चों, तो बीज की हमारी 4 श्रेणियां हैं। पहला है आपका ब्रीडर सीड, है ना, जिस पर आपका गोल्डन येलो कलर का क्या लगा होता है, टैग लगा होता है। दूसरा है आपका फाउंडेशन सीड, जिसमें आपका सफेद कलर का टैग लगा होता है, जिसे आधार बीज कहते हैं। तीसरा है बच्चों रजिस्टर्ड सीड, आपका जो है एक है कि पंजीकृत बीज। और चौथा है आपका सर्टिफाइड सीड। इन सभी को हम देखेंगे, ठीक। तो पहले बात करें बच्चों केंद्रक बीज की। केंद्रक बीज का कोई प्रमाणीकरण नहीं होता है। पहली बात तो ये, कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता है, इसे कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, एक क्लियर रखना। तो ऐसे बीज उन्नत किस्म के शुरुआती बीज होते हैं और सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और ये सीधे पादप प्रजनक द्वारा विकसित किए जाते हैं। नाभिकीय बीज का मतलब है कि भैया ऐसा बीज जिसका सीधा सीधा ये कहे कि जर्म प्लाज्म या जीन आपका जो है पादप प्रजनक के हाथ में है ना, जिसको पादप प्रजनक ने विकसित किया है, ये पहली प्रोजेनी होगी नाभिकीय बीज, है ना।
इसका उत्पादन सीधे अनुसंधान संस्थान में मूल पादप प्रजनक द्वारा किया जाता है। इसमें उच्चतम अनुवांशिक शुद्धता होती है, 100% शुद्ध होता है ये बीज। कैसा होता है बच्चों? 100% शुद्ध होता है और इस पर कोई टैग नहीं लगता। ये चीज याद रखना, कोई भी टैगिंग नहीं की जाती नाभिकीय बीज। नाभिकीय बीज की जो संतति है या संतान है या प्रोजेनी है वो है बच्चों आपकी ब्रीडर सीड, है ना। ब्रीडर सीड किससे बनता है बच्चों? नाभिकीय बीज से बनता है ना। तो यह केंद्रक बीज की क्या है बच्चों? संतान है। इसका उत्पादन अनुसंधान संस्थान में पादप प्रजनक की कड़ी निगरानी में किया जाता है। ब्रीडर बीज का उपयोग आधार बीज के उत्पादन के लिए किया जाता है। अनुवांशिक एवं शारीरिक शुद्धता लगभग नाभिकीय बीज के समान ही होती है। इसमें सुनहरे पीले या वफ रंग का जो है कलर का टैग लगा होता है। किस पर बच्चों? प्रजनक बीज या फिर ब्रीडर सीड। अगला बीज है आधार बीज। आधार बीज किसकी संतान है बच्चों? ये संतान है ब्रीडर सीड की, प्रजनक बीज की, है ना। यह जो है मातृ बीज के रूप में या फिर कहें मदर सीड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सारे बीज जो बनाए जाते हैं, आपका सर्टिफाइड हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, या फिर कहें आपका ट्रूथफुल लेवल सीड हो गया, ये सारे बीज आपके जो बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं फाउंडेशन सीड से, आधार बीज से। इसलिए इसे मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, देखो बच्चों, मातृ बीज के रूप में जाना जाता है और यह पंजीकृत प्रमाणित बीज बना वर्गों का स्रोत है। यह अनुवांशिक रूप से 99.96% शुद्ध है। हालांकि 98% इसमें भौतिक शुद्धता स्वीकार है। इसका उत्पादन जो होता है मुख्य रूप से राष्ट्रीय बीज निगम या एनएससी द्वारा, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। इसका उत्पादन सरकारी खेतों, प्रयोग केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों या किसानों के खेतों में अनुसंधान वैज्ञानिकों और राज्य बीज प्रमाणन एजेंसियों के जो है विशेषज्ञों द्वारा कड़ी निगरानी में किया जाता है। किसका बच्चों? आधार बीज का। इसके बाद आ जाता है पंजीकृत बीज, रजिस्टर्ड सीड। आधार बीज पर कौन से रंग का टैग आता है बच्चों? सफेद कलर का टैग लगता है। आधार बीज पर सफेद रंग का टैग लगता है, ये याद रखना। पंजीकृत बीज की बात करें तो इसका उत्पादन आपका आधार बीज या पंजीकृत बीज से होता है। मतलब ये कहें पंजीकृत बीज से स्वयं से भी इसका उत्पादन होता है। इसमें संतोषजनक आनुवंशिक पहचान और शुद्धता है। भारत में से आमतौर पर छोड़ दिया, मतलब ये कहें बैन कर दिया गया है, और प्रमाणित बीज सीधे तो आधार बीज से उत्पादित किया जाता है। इसमें बैगनी या नारंगी रंग का टैग लगा होता है। ठीक है, तो ये बीज अब उत्पादित नहीं होते, सीधे आपके सर्टिफाइड बीज बनते हैं। कौन से बनते हैं? प्रमाणित बीज बनते हैं। प्रमाणित बीज किससे उत्पादित होता है? आपका जो है आधार बीज से। आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि आप भारत में कितनी प्रोजेनी का बीज उत्पादित किया जाता है? 3 प्रोजेनी। कौन सा आपका? आपका एक तो हो गया, एक हो गया प्रजनक, प्रजनक के बाद आ जाता है आपका एक है फाउंडेशन, फाउंडेशन या आधार बीज की जाता है सर्टिफाइड। तो 3 प्रोजेनी हमारी उत्पादित की जाती है। प्रमाणित की बात करें तो यह है या तो पंजीकृत बीज या आधार बीज या प्रमाणित बीज से की ही संतान है। इसमें संतोषजनक आनुवंशिक पहचान और शुद्धता है। यह राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा अनुमोदित तो प्रमाणित है। बैगों को नीले रंग के टैग द्वारा दर्शाया जाता है। यह वाणिज्यिक फसल उत्पादन के लिए किसानों को सामान्यतः वितरित किया जाता है। तो किसानों को जो दिया जाने वाला बीज है बच्चों वो है सर्टिफाइड सीड। अब आगे देखो, आगे एक टेबल है जिसमें बीज का प्रकार, उनका टैग रंग और उनका साइज दिया हुआ। कभी कभार आपका टैग का साइज भी पूछ लिया जाता है ना। तो जैसे बात करें प्रजनक बीज है, इसमें टैग का रंग क्या है? सुनहरा पीला है। ठीक है, टैग का आकार क्या है? 12x6 सेंटीमीटर। आधार बीज सफेद रंग का टैग लगता है, 15x7.5 सेंटीमीटर जो है आकार होता है। प्रमाणित बीज नीले रंग का टैग लगता है, 15x7.5 सेंटीमीटर टैग का आकार है। और आपका पंजीकृत बीज बैगनी रंग का जो है आपका एक है कि टैग रंग है, और 15x7.5 क्या होता है? टैग का आकार होता है। बीज और उनकी संतति की बात करें तो आपको बता दें कि प्रजनक बीज जो है बनता है किससे? केंद्रक बीज की संतति है। आधार बीज प्रजनक बीज की संतति है, और आपका प्रमाणित बीज आधार बीज की क्या है बच्चों? संतति या संतान है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट paved the way for the establishment of cooperative extension services? The Morrill Act
1862, the Hatch Act 1887, the Agriculture Adjustment Act 1933, the Smith-Lever Act 1914 और नन ऑफ दी निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? मॉरेल अधिनियम 1862, हैच अधिनियम 1887, कृषि समायोजन अधिनियम 1933 या स्मिथ लीवर अधिनियम 1914। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर है, सही उत्तर हो जाता है स्मिथ लीवर अधिनियम 1914। स्मिथ लीवर अधिनियम 1914। स्मिथ लीवर अधिनियम 1914 की बात करें तो यह जो है 1914 के स्मिथ लीवर अधिनियम ने औपचारिक रूप से सहकारी विस्तार की एक राष्ट्रीय प्रणाली की स्थापना की, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग, भूमि अनुदान विश्वविद्यालय, मॉरिल अधिनियमों द्वारा स्थापित और स्थानीय समुदायों को, किसानों, ग्रामीण परिवारों तक कृषि और गृह अर्थशास्त्र में अनुसंधान आधारित ज्ञान प्रसारित करने के लिए जोड़ा गया था। किसको? आपका जो है स्मिथ लीवर एक्ट 1914 को। अगला क्वेश्चन है, Which of the following correctly define रिले क्रॉपिंग? निम्नलिखित में से कौन सा रिले क्रॉपिंग को परिभाषित करता है? ये तो इजी क्वेश्चन है। किस किस का गलत हुआ था ये बताओ। रिले क्रॉपिंग वाला आंसर किसका गलत हुआ था? रिले क्रॉपिंग की परिभाषा है कि जब पहली फसल कटाई की या फिर कहें फूल की अवस्था पर आ जाए तो फूल की अवस्था में दूसरी फसल को खेत में लगा देना, या फिर कहें पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल को खेत में लगा देना, क्या कहलाता है बच्चों? रिले क्रॉपिंग कहलाता है। देखते हैं किसमें आपकी डेफिनेशन है। ऑप्शन ए, ग्रोइंग वन क्रॉप आफ्टर द कंप्लीट हार्वेस्ट ऑफ अनदर। भैया नहीं, एक फसल की पूरी कटाई के बाद दूसरी फसल उगाना नहीं भैया, नहीं भैया, पहले उगाते हैं। ग्रोइंग टू क्रॉप इन द सेम फील्ड एंड लीविंग द लैंड फैलो एवरी अल्टरनेट ईयर। एक ही खेत में दो फसलें उगाना तो हर दूसरे वर्ष भूमि की परती खाली छोड़ना, भैया ये भी नहीं है। सोइंग एंड ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप सिमुलेटरसली एंड हार्वेस्टिंग देम टुगेदर, एक साथ कई फसलें बोना उगाना और उनकी एक साथ कटाई, भैया ये भी नहीं है। तो सीडिंग a second crop into a standing first crop before its harvest। देखो यहाँ क्लियरली कह रहा है कि भैया पहली खड़ी फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल उसमें बोना। होता ना 100% सही, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए फिर आंसर किया कीजिए। अब देखो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स, हम बहुत दिनों से चिल्ला रहे थे 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया गया था, और भैया क्रॉप्स में ये पूछा जाना बिल्कुल तय था, है ना, बिल्कुल तय था। देखो, इन ऑर्डर टू एनहेंस अवेयरनेस एंड प्रमोट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मोटे अनाज मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये क्वेश्चन में लैंग्वेज थी, ऑप्शन में लैंग्वेज थी। ठीक, आप दो चीजें आपको पता होती, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाते। कौन कौन सी बच्चों? 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने यूएन नेशंस को कहा कि भैया 2018 को इंटरनेशनल ईयर बनाइए, किसका? मिलेट्स का, मोटे अनाजों का। यूएन ने मना कर दिया, तो भारत ने 2018 को नेशनल ईयर घोषित किया या राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, किसका? मिलेट्स का। ठीक, फिर 2023 में यूएन नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया, तो यहां पर 2018-2023 ये पता होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होना था। देखो ऑप्शन ए, इंडिया रीब्रांडेड मिलेट्स एज अ न्यूट्री सीरियल्स एंड डिक्लेयर 2023 एज अ नेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो भैया भारत ने 2023 को नेशनल ईयर नहीं किया था, 2018 को नेशनल ईयर घोषित किया था। किसने? भारत ने। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है, The United Nations declared 2018 as the National Year of Millet to promote millet exports। संयुक्त राज्य ने मोटे अनाज निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2018 को राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया। तो बच्चों ये भी गलत है। Millets were rebranded as a super grains in 2021 to boost international trade। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 2021 में मोटे अनाज को सुपर अनाज के रूप में पुनः ब्रांड किया। भैया ये भी गलत है। Millet were rebranded as nutri cereals by the India in 2008 and 2023 was the later declared as the International Year of Millet by the United Nations। भारत ने
2018 में मोटे अनाज मिलेट्स को न्यूट्री अनाज के रूप में पुनः ब्रांड किया गया तथा इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज का जो है वर्ष घोषित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको एक पॉइंट हमने बताया था ना कि एक एक पॉइंट एक एक बिंदु जो है एक एक शब्द मैटर करता है आंसर के लिए, है ना। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो एक एक शब्द मैटर करता है और वही आंसर कर ले जाते हैं। ठीक, तो यहां पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, कुछ अंतरराष्ट्रीय वर्ष दिए गए हैं। जैसे 2004 में आपका चावल का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। 2005 में पार्थेनियम का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पार्थेनियम, ये तो पढ़े ही होंगे। 2006 में मरुस्थल और मरुस्थलीकरण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन। 2007 में जल का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर। 2008 में आलू का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। 2009 में प्राकृतिक रेशों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर्स। 2010 में जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 2011 में वन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। 2012 में सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, बागवानी की राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी बनाया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव एंड आल्सो सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर, है ना। अब देखो बच्चों, मैंने जब ये नोट्स प्रोवाइड किए थे बच्चों को, जब मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे तो उसमें हमने जनरल एग्रीकल्चर दिया था। अब जनरल एग्रीकल्चर में 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहे जो जनरल एग्रीकल्चर से सीधे उठे हैं, है ना। जनरल एग्रीकल्चर से सीधे उठे हैं 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन तो जनरल इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों ने क्या किया, स्किप कर दिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो। हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलते, सिलेबस हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कह रहे हम सिलेबस नहीं पढ़ाते, हम सिलेबस पढ़ाते हैं, लेकिन सिलेबस से भी एक्स्ट्रा पढ़ो, है ना, क्योंकि हमें पेपर क्वालिफाई करना है। ये ना रह जाए कि हमने पढ़ा पूरा है, मेहनत पूरी की, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। भैया एग्रीकल्चर कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मैं आपको एक चीज बता दूं, एग्रीकल्चर का सिलेबस वो कुछ भी दे दें, लेकिन उनका सीधा मानना है कि जो आप बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ के आए हो ना, वही आपका सिलेबस है। तो यही सब जगह है, यही एएफओ में है, यही आपका एजीटी है, यही शुगर केन, सब जगह यही चल रहा है कि भैया जो आप बीएससी में पढ़ के आए हो वही हम पूछ लेंगे, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो। तो सिलेबस की देखो, सिलेबस तो ठीक है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी चाहिए। 2013 को जल का सहयोग का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन। 2014 परिवारिक खेती का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। 2015 मिट्टी और प्रकाश का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल एंड लाइट। 2016 को दालों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस मनाया गया। 2017 स्थायी पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। 2018 को बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2019 स्वदेशी भाषा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज। 2020 पादप स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ मनाया गया आपका। ठीक, 2021 में सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष और इसके अलावा फलों और सब्जियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड आल्सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। 2022 कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। 2023 बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और 2024 ऊंट का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिट्स, ये मनाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, एट विच स्टेज ऑफ लैक्टेशन आर काउ मोर सस्केप्टिबल टू मैस्टाइटिस। अब देखो मैस्टाइटिस रोग किस कारण से होता है, जल्दी से बताओ। मैस्टाइटिस किस कारण से होता है, जल्दी से बताओ। मैस्टाइटिस रोग किस कारण से होता है, जल्दी से बताइए। कैल्शियम लेवल के कम होने से, किस कारण से होता है, जल्दी से लिखो। मैस्टाइटिस रोग किस कारण से होता है। पशुओं में मैस्टाइटिस रोग किस कारण से होता है, थनैला जिसे कहते हैं। थनैला की बात करें तो बच्चों एक बैक्टीरिया से होता है, और जब
हम दुग्ध या फिर कहें दूध दोहते हैं उस समय ज्यादा होता है, ठीक है। तो ड्राई पीरियड बिफोर काविंग व्हेन द अडर इज इन्वॉल्यूटेड, बछड़े के जन्म के से पहले की शुष्क अवधि की जब थन अंतर्वलित हुआ होता है। पीक लैक्टेशन फेज आफ्टर फुल मिल्क प्रोडक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, पूर्ण दुग्ध उत्पादन स्थापित होने के बाद चरम स्तन चरण पर। मिड लैक्टेशन स्टेडी स्टेट मिल्क प्रोडक्शन फेज, मध्य स्तन पान स्थिर अवस्था दुग्ध उत्पादन चरण, या ट्रांजिशन पीरियड अराउंड काविंग इन्वॉल्विंग हो हार्मोनल एंड इम्यून चेंज, बछड़े के जन्म के समय का संक्रमण काल जिसमें हार्मोनल और प्रतिरक्षा परिवर्तन शामिल होते हैं। तो किस वजह से आपका मैस्टाइटिस रोग होता है? जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा सही उत्तर? क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चों यहाँ राइट आंसर की बात करें या सही उत्तर की बात करें तो जब पीक पॉइंट होता है या फिर कहें जब मिल्क उत्पादन अधिक होता है या दुग्ध उत्पादन अधिक होता है, पीक पॉइंट होता है दुग्ध उत्पादन का, जैसे हमने कहा पूर्ण दुग्ध उत्पादन स्थापित होने के बाद चरम स्तन पांचरण, तो ऑप्शन बी, या फिर कहें पीक लैक्टेशन फेज आफ्टर फुल मिल्क प्रोडक्शन स्टेब्लिश, जब पूरी तरह से दुग्ध दोह लिया जाए उसके बाद ये देखने को मिलता है। क्या बच्चों? मैस्टाइटिस, जिसे दुग्ध थनैला रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? थनैला रोग के नाम से जानते हैं, ठीक है, थनैला रोग के नाम से इसे जानते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। सॉरी इसका जो है राइट आंसर, सॉरी ये नहीं होगा, पीक लैक्टेशन फेज आफ्टर फुल मिल्क नहीं होगा, इसका आंसर होगा ट्रांजिशन पीरियड। सॉरी, बछड़े के जन्म के समय का जो संक्रमण काल जिसमें हार्मोनल प्रतिरक्षा परिवर्तन शामिल होते हैं, या फिर कहें जब आपके ट्रांजिशन पीरियड अराउंड काविंग इन्वॉल्विंग हार्मोनल इम्यून चेंज होते हैं उस समय आपका थनैला रोग होता है। सॉरी बच्चों, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर द एफएसएसएआई डायरेक्शन, एज पर द एफएसएसएआई डायरेक्शन which standard must complied with the commercial animal intended for food producing livestock? ISO 9001 accreditation, BIS certification as per IS 2052, mandatory thermal pasteurization या annual environmental audit। एफएसएसएआई के निर्देशों के अनुसार खाद्य उत्पाद के लिए वाणिज्यिक पशु आहार हेतु किस मानक अनुपालन किया जाना चाहिए? आपने देखा होगा कि जहां पर पशुओं को इंजेक्शन लगते हैं या पशुओं का टीकाकरण या पशु अस्पताल होते हैं, है ना, पशु हॉस्पिटल देखे किसी ने? पशुओं का अस्पताल देखा है किसी ने? है ना, वहां पर लिखा होगा बीआईएस स्टैंडर्ड, है ना। कभी भी आप जो पशुओं का चारा होता है उसको लेने जाना, उस पर एफएसएसएआई नहीं लिखा होगा, उस पर लिखा होगा बीआईएस स्टैंडर्ड, ना ही आपका आईएसओ लिखा होता है। तो ये सब आ जाते हैं आपके बीआईएस सर्टिफिकेशन में, है ना, बीआईएस सर्टिफिकेशन, ठीक। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। भारत में मिश्रित पशु आहार निर्माताओं के लिए उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हेतु आईएस 2052/2009 के अंतर्गत बीआईएस प्रमाणन अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि भैंसों, मवेशियों और बैलों के लिए आहार सामग्री, पोषण संबंधी रूपरेखा, लेबलिंग और पैकेजिंग संबंधी मानक आवश्यकताओं को पूरा करें। प्रमाणन प्राप्त करने के लिए निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस में आवेदन करना होगा और अपनी विनिर्माण सुविधा, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण क्षमताओं का मूल्यांकन करना होगा। अब जो पशु आहार से जुड़े हैं उन्हें पता होगा ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बैलेंस रेशन फॉर्मुलेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी, पशु विकास, मिल्कमेट और गौशाला ऐप, पशु पोषण या नन ऑफ दीज? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित संतुलित राशन फॉर्मुलेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? बताइए आंसर। पशु विकास, मिल्कमेट, गौशाला ऐप, पशु पोषण या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा?
तो बच्चों बात करें सही उत्तर की, तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है पशु पोषण है। देखो इसको यदि आप तुक्का लगाओ तो तुक्का भी लगा के सही कर सकते थे। संतुलित राशन फॉर्मुलेशन सॉफ्टवेयर का नाम, मतलब राशन से संबंधित, पोषण से संबंधित है, तो ये है पशु पोषण ऐप। कौन सा बच्चों? पशु पोषण ऐप। फिर बात करें बच्चों एनडीडीबी द्वारा एप्स जो है डेवलप किए गए हैं, तो एनडीडीबी द्वारा डेयरी सर्वे, डेयरी सर्वे जो है डेयरी गतिविधियों से संबंधित जो आपके डेटा संग्रह है या फिर कहें क्षेत्रीय डाटा संग्रह है, ठीक, या फिर कहें विजुअलाइजेशन निर्णय लेने के लिए किया जाता है, जिसमें बुनियादी ढांचे का मानचित्रण, क्षेत्रीय गतिविधियों की निगरानी शामिल है। GIS enabled app used for the field data collection, visualization and decision making related to dairy activities including infrastructure mapping and monitoring field activities। एक GIS सक्षम ऐप जिसका उपयोग डेयरी गतिविधियों से संबंधित क्षेत्रीय डेटा संग्रह, विजुअलाइजेशन और निर्णय लेने के लिए किया जाता है, जिसमें बुनियादी ढांचे का मानचित्रण और क्षेत्रीय गतिविधियों की निगरानी शामिल है। फिर है AMSC ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम। यह जो है आपका मिल्क या फिर कहें जो आपके हितधारक हैं या फिर कहें जो एक कहें जो ग्राहक हैं, उनको मिल्क कलेक्शन के लिए जो है ये क्या करता है, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार, उनके लिए मिल्क कलेक्शन। देखिए an integrated software that links various stakeholders in the dairy supply chain with a farmer's app for accessing milk collection data। एक एकीकृत सॉफ्टवेयर जो डेयरी आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न हितधारकों को दूध संग्रहण डेटा पहुंच के लिए जो है किसान ऐप से जोड़ता है। अगला है INAPH ऐप। INAPH ऐप an IT application for capturing real-time data on breeding, nutrition and health service provided to farmer। किसानों को प्रदान की जाने वाली प्रजनन जो है आपकी पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं पर वास्तविक समय डेटा एकत्र करने के लिए एक IT अनुप्रयोग। पशु पोषण की बात करें, या सॉफ्टवेयर दैट हेल्प फार्मर फॉर्मुलेट बैलेंस रेशन फॉर देयर एनिमल्स, ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग मिल्क प्रोडक्शन। एक सॉफ्टवेयर जो किसानों को अपने पशु के लिए संतुलित आहार तैयार करने, लागत को अनुकूलित करने और दूध उत्पादन में सुधार करने में मदद करता है। और एक अगला ऐप है ई गोपाला ऐप, जो कि पशु, जिसमें सारे ऐप जो पशु पोषण वाले हैं इस या फिर कहें जो अदर ऐप हैं, है ना, पशु बाजार है, पशु मित्र है, इसी से जुड़े हुए हैं। किससे? ई गोपाला ऐप से। This app provides real-time information to dairy farmers about livestock management, including buying and selling germplasm, finding breeding services, and receiving alert for vaccination and other important events। यह ऐप डेयरी किसानों को पशुधन प्रबंधन के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है, जिसमें जर्मप्लाज्म की खरीद और बिक्री, प्रजनन सेवाएं ढूंढना और टीकाकरण और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के अलर्ट क्या है प्राप्त करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है एच पर NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम डाटा। द सिटी ऑफ गोरखपुर उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड एन एनुअल एवरेज PM10 कंसंट्रेशन ऑफ 280 μg पर मीटर क्यूब इन financial year 2019-20। in financial year 2021-22 the target reduction was 138 μg per meter cube and the actual concentration achieved was 142 μg per meter cube। based on this what was the unit reduction in PM10 concentration। अब देखो बच्चों, इसका आंसर इसी में छिपा है, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, है ना। जो इसको क्वेश्चन को समझ गया था ना, वो आंसर आपका कर गया था। इसका आंसर इसी क्वेश्चन में छुपा है। देखो NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2019-20 में वार्षिक औसतन PM10 सांद्रता 280 μg पर मीटर क्यूब दर्ज की। अब देखो 2019-20 में, सीधा कह रहा है 2019-20 में इसने कितना दर्ज किया था आपका 280 μg पर मीटर क्यूब। ये दर्ज किया, इसको देखना ध्यान से। वित्त वर्ष 2021-22 में लक्ष्य में कमी 138 μg पर मीटर क्यूब थी और वास्तविक सांद्रता 142 μg पर मीटर क्यूब प्राप्त हुई। इसके आधार पर PM10 सांद्रता में इकाई कमी क्या हुई। अब बच्चों यहां पर देखो लक्ष्य में कमी 138 μg थी और वास्तविक सांद्रता 142 μg कब 2021-22 में।
तो वास्तविक सांद्रता 142 में जो, तो कमी कितने की हुई? 280 में से 142 घटा दो, 280 माइनस 142 कर दो, तो भैया ये तो आंसर इसी में 138 दिया है भाई, यही दिया है 138, है ना। देखो 10 में 2 गए 8 बच्चे, 7 में से 4 गए 3 बच्चे, 138, है ना। तो ये दो जो है आंसर इसी में छिपा था। इस क्वेश्चन में केवल प्लस माइनस करना था, कुछ नहीं था, उसने उसी का आंसर इसी में दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था इसका आंसर, है ना। तो ये कोई सवाल नहीं था, इसका आंसर इसी में था ये। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वाज प्रोमोटेड बाय नीति आयोग टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर मार्केटिंग थ्रू डिजिटल इंटीग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांजैक्शन। डिजिटल एकीकरण और लेन देन में पारदर्शिता के माध्यम से कृषि विपणन को आधुनिक बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा किस संस्थागत तंत्र को बढ़ावा दिया गया? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ईनेम), एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट (एपीएमसी) मॉडर्नाइजेशन, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, या ग्रेन एग्रीकल्चर मार्केट। कौन सा सही आंसर होगा? अब देखो बच्चों, भारत में केवल एक ही योजना चल रही है जो ये कहें कि कृषि बाजारों के डिजिटलीकरण के लिए चल रही है। वो कौन सी है बच्चों? ई-नेम, ई-नाम। ई-नाम का नाम सुना होगा, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, है ना। नेशनल एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय कृषि बाजार, या फिर कहें इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार। ई नाम की बात करें, राष्ट्रीय कृषि बाजार की बात करें, तो यह योजना बच्चों 2000 अप्रैल 14 2016, एक जगह सन भी पूछा गया था कि भैया ई नाम योजना कब लॉन्च हुई। ये योजना हमने पढ़ाई है, ये योजना हमने पढ़ाई है, हमने नोट्स में भी दी है ये योजना, है ना। तो ई नाम की बात करें, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात करें, तो लॉन्च हुई थी अप्रैल 14 2016 को। ई नाम प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, मतलब ये कहें जो पोर्टल है प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म, वो लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2022 को। स्टेट एंड एपीएमसी इंटीग्रेशन की बात करें तो 23 राज्यों में 1522 मंडियां एपीएमसी जो है ई नाम पर रजिस्टर्ड हैं। टोटल कमोडिटी जो ई नाम के अंदर जो सेल की जाती है या फिर कहें आपकी बेची जाती है, वो बेची जाती है 238। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, जो ई नैम को मैनेज करता है या इंप्लीमेंट करने का काम करता है, वो करता है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। तो बच्चों 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। ई नाम प्लेटफॉर्मों का प्लेटफॉर्म 14 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया। राज्यों और एपीएमसी को ई नाम पर एकीकृत किया गया और 23 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों की 1522 मंडियां एपीएमसी या फिर कहें 1522 एपीएमसी ई नेम पर जुड़ी हुई हैं। ई नाम के अंतर्गत कुल वस्तुएं 238 आती हैं। कार्यान्वयन एजेंसी है लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ इसका कार्यवाहक एजेंसी है। आगे बात करें ई नाम के बारे में, तो यह बच्चों आपकी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है या फिर कहें कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन बेचने या फिर कहें आपका ये कहें इलेक्ट्रॉनिक रूप से बेचने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या प्रोसेस रहती है, जैसे आपकी हार्वेस्टिंग हो गई, हार्वेस्टिंग के बाद आपको बेचना है तो आपको सीड सर्टिफिकेशन जो एक कहें पास की जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है या फिर कहें जो संस्था है विभाग है, वहां पर जाकर अपने बीज की जांच करवानी होगी या सीड सर्टिफाई कराना होगा या फिर कहें आपके जो बीज है या ग्रेन है उसकी जांच करवानी होगी। उसके बाद जो आपको रिपोर्ट मिलेगी उसको ले जाकर आपको ई नेम पोर्टल पे अपलोड करना है। बोली लगेगी, बोली लगेगी तो उसमें जो आपके ट्रेडर होंगे या फिर कहें जो व्यापारी होंगे वो अपनी बोली लगाएंगे। जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको आपको सेल कर देना है। ऑनलाइन आपका जो है पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा और आपका जो बायर है या फिर कहें खरीदार है वो आपके घर से अनाज को ले जाएगा। ये प्रोसेस रहती है ई नाम की। देखिए, it is an online trading platform agricultural commodity in India. It was launched on April 14 2016 and is completely funded by the central government। मतलब ये कहें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर कहें सेंट्रल गवर्नमेंट, एक केंद्र प्रायोजित योजना है या केंद्र सरकार की योजना है। The Small Farmers Agribusiness Consortium (SFAC) act as the lead agency for the implementing e-NAM under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare।
यह भारत में कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसे 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था और यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ई नाम के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख एजेंसी है। अब ये भी पूछा जाएगा कि भैया ई नाम किसके अंडर में आती है, तो ई नाम कृषि मंत्रालय के अधीन आती है। किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो कृषि मंत्रालय। आगे देखिए, National Agriculture Market (ENAM), a pan-India electronic platform portal with the object of integrating the existing mandi to one nation one market for agriculture commodity in India। भारत में एक उत्पाद या फिर कहें एक एक राष्ट्र एक बाजार की जो है, एक राष्ट्र एक बाजार की जो मोटो के साथ जो है ई नाम लाया गया था। ठीक, तो देखिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका उद्देश्य भारत में कृषि वस्तुओं के लिए मौजूदा मंडियों को एक राष्ट्र एक बाजार में एकीकृत करना है। It aims to create better marketing opportunity for the farmer to sell their products through a competitive and transparent price discovery system along with the an online payment facility for the buyers। इसका उद्देश्य किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा और पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर विपणन अवसर पैदा करना है, साथ ही खरीदारों के लिए ऑनलाइन भुगतान सुविधा भी उपलब्ध कराना है। The name नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल नेटवर्क द एग्जिस्टिंग एपीएमसी, जो पहले से एपीएमसी या रेगुलेटेड मार्केट या पहले से जो आपके मार्केट है या मंडियां हैं उनको ही नामित कर रहा है या उन्हीं को ही चुन रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एंड रेगुलेटेड मार्केटिंग कमेटी आरएमसी मार्केट यार्ड, सब मार्केट यार्ड, प्राइवेट मार्केट्स एंड अदर unregulated markets to unify all the nationwide agriculture market by the creating a central online platform for agriculture commodity price discovery। जो एपीएमसी है, इनके यार्ड हैं, इनकी जो मंडियां हैं, उनका प्रयोग कौन कर रहा है, ई नाम पर किया जा रहा है। देखिए आपके जो ई नाम पोर्टल मौजूदा एपीएमसी कृषि उपज विपणन समिति या विनियमित विपणन समिति आरएमसी बाजार यार्ड या उप बाजार यार्ड, निजी बाजारों और अन्य अनियमित बाजारों को जोड़ता है ताकि कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन मंच बनाकर देश भर के सभी कृषि बाजारों को एकीकृत किया जा सके। तो 1522 मंडियां अभी तक इसमें जुड़ चुकी हैं। ई नाम वर्क कैसा करता है, तो वर्क हमने बता दिया कि भैया फार्मर रजिस्ट्रेशन करता है, रजिस्ट्रेशन के बाद सीड सैंपलिंग होती है, असेसिंग होती है, उसके बाद इसको हम ऑनलाइन एक कहें कि ट्रेड करते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, वहां पर वजन किया जाता है, इनवॉइस की जाती है, बोली लगती है, ऑक्शन होता है, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट होती है और गेट एग्जिट किया जाता है। या फिर कहें ट्रेडिंग का मतलब ये कहें कि आपका बेचा जाता है, फिर उसके बाद वजन किया जाता है, इनवॉइस या फिर कहें रसीद दी जाती है और पेमेंट मिलती है। एपीएमसी, व्हाट इज एपीएमसी एक्ट 2003, अधिनियम 2003, एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी एक्ट की बात करें तो राज्य सरकारों ने अपनी कुछ एपीएमसी या फिर कहें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जो है कृषि उपज मंडी समिति का गठन किया, जो कि अधिनियम 2003 में आया था। एपीएमसी समितियां अपने ये कहें कि अपने क्षेत्र में मंडी का विकास करेंगे, ग्राहकों के लिए सुविधा देंगे और साथ में साथ खरीदारों के लिए यार्ड या दुकानों की व्यवस्था भी कौन करेगा, एपीएमसी या फिर कहें आपका कृषि विपणन जो है कृषि उपज मंडी समिति करेगी। देखिए The Government of India designed a Nodal Agricultural Produce Market Committee (APMC) Act in 2003 as a first attempt to bring reformation in the agriculture market. Agriculture Produce Market Committee is system operating under the state government since agriculture marketing is a state subject. The APMC has a yard, mandis in the market area that regulate the notify agriculture produce and livestock. भारत सरकार ने कृषि मंडियों में सुधार लाने के लिए अपने पहले प्रयास के रूप में 2003 में एक आदर्श कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम तैयार किया। कृषि उपज मंडी समिति राज्य सरकार के अधीन संचालित एक प्रणाली है क्योंकि कृषि विपणन राज्य का विषय है। एपीएमसी के मंडी क्षेत्र में यार्ड या मंडियां होती हैं जो अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। आपने देखा होगा पशुओं की भी मंडियां होती हैं कहीं कहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44।
Which type of soil erosion is characterized by the bombardment of raindrops acting like small bombs and bare soil, causing soil particle detachment, disintegration and crust formation that reduces infiltration? Sheet erosion, rill erosion, gully erosion या splash erosion? None of these. किस प्रकार के मृदा अपरदन की विशेषता आरक्षित मिट्टी पर छोटे बमों की तरह काम करने वाली वर्षा की बूंदों की बमबारी है, जिसके कारण मृदा कण अलग हो जाते हैं और विघटन होता है और पपड़ी का निर्माण होता है, जिससे अंतः स्पंदन कम हो जाता है। तो किस प्रकार का अपरदन है? परत अपरदन, रिल अपरदन, गली अपरदन और आपका स्प्लैश अपरदन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसकी बात करें तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है स्प्लैश इरोजन, छिटपुट इरोजन। क्या होता है बच्चों? जब बारिश की बूंदें मृदा की सतह पर गिरती है, कह रहा है ना बॉम्बार्डमेंट, किसकी बच्चों? रेन ड्रॉप की। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं किस पर? आपकी खाली मृदा पर, या फिर कहें जिस पर कोई आवरण नहीं होता है, तो उससे क्या होता है कि जो मृदा के कण होते हैं छिद्रित हो जाते हैं, या फिर कहें विच्छिन्न हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और यहां वहां बिखर जाते हैं। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्प्लैश इरोजन। और स्प्लैश इरोजन का अगला चरण जो होता है वो होता है बच्चों आपका परत क्षरण, परत अपरदन, है ना। पहले आपका जो है वर्षा बूंद, छिटपुट कटाव, रेन ड्रॉप या स्प्लैश इरोजन आ जाता है। उसके बाद है शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है कि जो आपकी मिट्टी की बूंदें जो अलग हुई हैं, वो धीरे धीरे, जब देखो क्या होता है कि बारिश की बूंदें आई, मिट्टी जो है डिटैच हुई, उसके बाद वो पानी अधिक हो गया, बारिश अधिक हुई, तो पानी क्या करता है? फ्लो करता है, बहता है। उस पानी में आपकी एक समान मिट्टी की एक परत बह जाती है, जिसे शीट इरोजन कहा जाता है। और शीट इरोजन को ही डेथ ऑफ फार्मर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि एक समान ऊपर की जब मिट्टी हट जाती है, उसमें होते हैं पोषक तत्व, वो भी बह जाते हैं, साथ चले जाते हैं, जिस कारण से शीट इरोजन को डेथ ऑफ फार्मर कहा जाता है, किसान की मृत्यु कहा जाता है। अगला है बच्चों रिल कटाव, रिल इरोजन। रिल इरोजन जो है शीट इरोजन की बात आने वाली जो है अवस्था है। इसमें उंगली छोटी छोटी अवनालिकाएं बन जाती हैं, छोटी छोटी आपकी क्या बन जाती हैं? जो है धाराएं बन जाती, अवनालिकाएं बन जाती, जिन्हें उंगली के आकार, जो कि आपके उंगली के समान या उंगली के आकार की होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आपका रिल्स कहते हैं, रिल इरोजन। अगला है गली कटाव। यही छोटी छोटी अवनालिकाएं जब बड़ा रूप लेती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गली कहते हैं या गली कटाव कहते हैं। आगे हमने स्ट्रक्चर भी ऐड किए हुए हैं और आपको सारी चीजें हमने अच्छे से बतलाने वाले हैं। अब देखो बच्चों, पहला प्रोसेस जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि बारिश हुई, बारिश से हमारी जो बूंदें थी वो यहां वहां बिखर गई। उससे क्या हुआ? इस शीट इरोजन, एक परत हुई, फिर छोटी छोटी रेल या नालियों के रूप में आपका पानी बहने लगा, फिर उन्हीं नालियों ने, छोटी छोटी जो रेल्स हैं, उनने बड़ा रूप ले लिया, जिसे हमने क्या कहा? गली कहा। जिसे हमने क्या कहा? गली कहा। देखिए वर्षा की बूंद या छिटपुट कटाव या रेन ड्रॉप या फिर कहें स्प्लैश इरोजन, देखो जब वर्षा की बूंदें सीधी गिरती हैं तो उससे मिट्टी के कण क्या होते हैं? डिटैच हो जाए, जैसे आप ये देख सकते हैं, और इस सरफेस पर रन करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? स्प्लैश इरोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्प्लैश इरोजन। तो वर्षा बूंद, छिटपुट कटाव या रेन ड्रॉप या फिर कहें स्प्लैश इरोजन की बात करें तो वर्षा की बूंदों के छींटों के प्रभाव से मिट्टी में छिटपुट क्षरण होता है। बारिश की बूंदों का निरंतर प्रभाव मिट्टी को संकुचित कर देता है और सतह को और सील कर देता है, जिससे पानी मिट्टी में प्रवेश नहीं कर पाता है और परिणाम स्वरूप सतह पर अधिक जो है आपका क्या होता है? बहाव होता है। अगला है आपका शीट इरोजन। जैसे आप देख सकते हैं कि आगे एक मिट्टी की एक समान परत जो है आपकी क्या हो गई? पानी के साथ बह गई है, जिसे हमने क्या कहा? शीट इरोजन कहा या शीट कटाव, परत कटाव कहें। तो परत कटाव में आपकी मिट्टी की एक समान परत क्या हो जाती है? बह जाती है। देखिए शीट अपरदन हल्की या हल्की ढलान वाली भूमि पर वर्षा और अवाह्य जल की क्रिया द्वारा सतही मिट्टी की एक समान परत को हटाना है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक कठोर वर्षा के साथ शीर्ष मिट्टी की एक समान परत निकल जाती है। इस क्षण में गहरी मिट्टी की तुलना में उथली मिट्टी की उत्पादकता में अधिक कमी आती है। यह धीमी प्रक्रिया लेकिन खतरनाक है। वर्षा की बूंदों के छींटों से मिट्टी का खिसकना चादर कटाव का प्राथमिक कारण है। इस मृदा को किसान की मृत्यु भी कहा जाता है। इस मृदा कटाव को या फिर कहें इस इरोजन को किसान की मृत्यु या डेथ ऑफ फार्मर भी कहा जाता है।
अगला है रिल इरोजन। रिल इरोजन मतलब ये कहें कि जब पानी का बहाव थोड़ा सा बढ़ा तो छोटी छोटी हमारी क्या बन गई, अब नालिकाएं बन गई, छोटी छोटी, या फिर कहें फिंगर लाइक। इसमें एक पॉइंट बहुत चलता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये कहें उंगली के आकार की संरचनाएं बन जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिल इरोजन, है ना। तो रिल इरोजन की बात करें बच्चों, तो रिल कटाव या रिल इरोजन, रिल अपर्दन बहते पानी द्वारा सतह की मिट्टी को हटाना जिसमें संकीर्ण उथले चैनल का निर्माण होता है, जिसे सामान्य खेती द्वारा पूरी तरह से समतल या चिकना किया जा सकता है। सीट अपर्दन की तुलना में रिल अपर्दन अधिक स्पष्ट है। ढीली उथली ऊपरी मिट्टी वाली मिट्टी में रिल अपर्दन अधिक गंभीर होता है। इस प्रकार के मृदा अपर्दन को वह चादर और नाली अपर्दन के बीच एक संक्रमण चरण के रूप में जो है मान लिया जाता है। मतलब ये कहें परत सीट इरोजन और आपके गली इरोजन का बीच का जो है चरण होता है रिल का। फिर है गली कटाव, गली इरोजन, मतलब ये कहें सीधा का सीधा एक गड्ढा बन जाएगा। रिल इरोजन में तो हम ट्रैक्टर या फिर कहें हम मशीनरी को रन कर पा रहे थे, चला पा रहे थे, इसमें आप मशीनरी नहीं चला पाओगे, इसमें हमारा जो ट्रैक्टर है वही फंस जाएगा, तो इसे हम कहेंगे गली कटाव या फिर कहें आपका गली इरोजन। क्या कहेंगे बच्चों, गली इरोजन। गली कटाव या गली इरोजन की बात करें तो नाली अपर्दन बहते पानी द्वारा मिट्टी को हटाना है, जिसमें चैनल का निर्माण होता है, जिसे सामान्य कृषि संचालन या खेती द्वारा पूरी तरह से सुचारू नहीं किया जा सकता। गली अपर्दन रिल अपर्दन का एक उन्नत चरण है। बिना ध्यान दिए हुए नाले हर साल गहरे और चौड़े होते जाते हैं और नालों का रूप धारण करने लगते हैं। हर बारिश के दौरान बारिश का पानी इन नालों में बहता है, जिससे उनकी चौड़ाई और गहराई और बढ़ जाती है। अब जैसे आप ध्यान नहीं दोगे, है ना, आपकी एक नाली बन गई है गहरी, तो उसमें आप ध्यान नहीं दोगे तो वो हर साल क्या होता है, बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा, है ना। तो गली के क्लासिफिकेशन की बात करें तो वेरी स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और डीप नैरो, आपकी जो है डीप एंड नैरो गली की बात करें तो डेप्थ की बात करें तो वेरी स्मॉल गली, बहुत छोटी नाली, बहुत छोटी नाली की बात करें तो गहराई जो होती है इंचेस में अप टू 1 मीटर होती है, चौड़ाई 18 मीटर से कम, साइड स्लोप 6% से कम होगा, ढलान कितना 6% से कम। छोटी नाली है, स्मॉल गली है, 1 से 3% आपका जो है गहराई होगी, 18 मीटर से कम क्या होगी, चौड़ाई होगी, और 6 से कम क्या होगा, स्लोप होगा। मीडियम गली है तो 3 से 9 मीटर आपकी जो है गहराई होगी, 18 मीटर से कम चौड़ाई, सॉरी 18 मीटर चौड़ाई होगी, 6 से 12% क्या हुआ, स्लोप होगा। आपकी डीप एंड नैरो गली है, गहरी और संकीर्ण है, G4 है तो 9 मीटर से अधिक गहराई होगी, 18 मीटर से अधिक क्या होगा आपका चौड़ाई होगी, और 12% से अधिक क्या होगा आपका, ये कह सकते हैं ढलान होगा। धन्यवाद शैलेंद्र चौरसिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न नंबर 45। हाउ मैनी ऑफ द बिलो गिवन पेस्ट अटैक पल्सेस, नीचे दिए गए कीटों में से कितने दलहन दालों पर आक्रमण करते हैं। हेलिकोबार्बा अर्मिजेरा, स्क्रोपोफेगा एक्सरपेटिलस और एफिस क्रैसिवोरा स्क्रोपोफेगा इंसर्टुलिस। एफिस क्रैसिवोरा, हेलिकोबार्बा अर्मिजेरा, स्क्रोपोफेगा एक्सरपेटिलस और आपका स्क्रोपोफेगा इंसर्टुलस। अब आपको मैं बता दूं बच्चों कि जो स्क्रोपोफेगा एक्सरपेटिलस है, ये है आपका गन्ने का टॉप बोरर। क्या है, गन्ने का शीर्ष छेदक, है ना, गन्ने का क्या है, शीर्ष छेदक। और जो स्क्रोपोफेगा इंसर्टुलस है, ये है बच्चों आपका धान का येलो स्टेम बोरर। क्या है बच्चों, येलो स्टेम या पीला तना छेदक, है ना। ये दोनों ही आपके क्या है, आपके घास कुल के पौधों के कीट है। ये आपका गन्ने का कीट है टॉप बोरर, है ना, गन्ने का कीट है टॉप बोरर। और ये आपका चौथा वाला स्क्रोपोफेगा इंसर्टुलस जो है येलो स्टेम बोरर है, किसका, धान का। अब बात करें हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा, तो हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा हमें पता है कि भैया पोड बोरर है, फली छेदक है चने के अंदर, है ना। एफिस क्रैसिवोरा की बात करें तो ये भी चने की क्या है, एफिड या माहू है ना, चने का एफिड है, ग्राम एफिड इसे कहते हैं। तो ये दो कीट, इनमें से दो कीट ही आपके क्या करते हैं, दालों पर अटैक करते हैं या पल्सेस के कीट हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है 2, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, आपके जो है नोट्स में ये अवेलेबल है। ये धान का स्टेम बोरर दिया ही है, आपको गन्ने का दिया ही है, ये चने के सारे दिए ही है।
देखो, सुगर केन टॉप सूट बोरर स्क्रेपोफेगा एक्सरपेटिलस, येलो स्टेम बोरर ऑफ राइस स्क्रेपोफेगा इंसर्टुलस, और आपका ग्राम एफिड एफिस क्रेसिवोरा, और आपका ग्राम पॉड बोरर हेलिकोबर्पा अर्मीजेरा। ये हमने देखो सारा डाटा यहाँ पर लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46वां प्रश्न है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स बीट क्रॉप वाई यू कॉजिंग लीफ रस्ट डिजीज। निम्न में से कौन सा पत्ती का रस्ट या फिर कहें निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं के फसल को प्रभावित करता है जिससे पर्ण किट या लीफ रस्ट रोग हो जाता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस बच्चों, इससे आपका आलू का लेट ब्लाइट रोग होता है, लेट ब्लाइट रोग होता है, ठीक। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है इससे, ठीक। अल्टरनेरिया या अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है ये। जेंथोमोनास ये जो है बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक। रस्ट की बात करें, गेहूं के रस्ट को इसकी शुरुआत होती है पक्सीनिया से, है ना, पक्सीनिया से। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा ना बच्चों, वो होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द एवं उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब गेहूं के कीट रोगों की बात करें तो बच्चों, ब्लैक और स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट फंगल है, काला और तना रस्ट पक्सीनिया ग्रेमनेट टीटीसी के कारण होता है। ब्राउन और लीफ रस्ट, ब्राउन और लीफ भूरा लीफ रस्ट किससे होता है बच्चों, पक्सीनिया रिकंडिटा। अब देखो सीधा लीफ रस्ट पूछा था ना, किससे होता है, पक्सीनिया रिकंडिटा। भूरा या पत्ती का रस्ट फंगल है, पक्सीनिया रिकंडिटा से होता है। येलो और स्ट्रिप रस्ट फंगल है, पीला या धारीदार रस्ट फंगल है, पक्सीनिया स्टाइफोमिस। देखो बच्चों, हमें एक चीज आपका पता है कि पेपर कैसा आता है, तो ये जो आपकी डिजीज या फिर कहें कीट व रोग की टेबल है, हमने फसलों के साथ ही रखी है ताकि बच्चे फसलों के साथ ही याद कर लें। अलग से पैथोलॉजी या एंटोमोलॉजी में यदि ना कर पाए पैथो एंटो, तो यहाँ पर आपकी ये सारी चीजें कवर हो जाए, है ना। तो एंटो पैथो को हम यही फसलों में कवर करवा देते हैं, लेकिन बच्चे याद नहीं करते, क्या कर सकते हैं उसमें। लूज स्मट ढीला कंडुआ या फफूंद फंगल से, ढीला कंडुआ रोग जो कि फफूंद से होता है, अस्टीलेगोन्यूडा टिटिसी। करनाल बंट ये भी आपकी फफूंद से होने वाले रोग है, निवोसिया इंडिका। हिल बंट और स्टिंकिंग स्मट फंगल है, आपका हिल बंट और बदबूदार स्मट टिलेटिया कैरीज या टिलेटिया फर्टिडा से होता है। फ्लैग स्मट या फ्लैग स्मट यूरोसिस्टिस टिटिसी से होता है। टुंडू और येलो ईयर रॉट बैक्टीरियल प्लस नेमेटोड से होता है। ये बैक्टीरिया कौन सा है, कोरेनोबैक्टीरियम टिटिसी, और एंगुइना टिटिसी क्या है आपका, नेमेटोड है या नेमाटोड है। मोलिया डिजीज नेमेटोड से होती है, हेल्ट्रोडेरा अवेनी। ईयर कोकेल ऑफ व्हीट गेहूं की बाली रोग जो कि आपका एंगुइना टिटिसी से होता है। पाउडरी मिल्ड्यू खस्ता फफूंदी इरीसाइफी ग्रेमनेस वैरायटी टिटिसी से होने वाला क्या है बच्चों, रोग है। ये हो गए बच्चों गेहूं के प्रमुख रोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट common guidelines for watershed development project, what is the typical size range of geohydrological unit under the cluster approach। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत भूजल विज्ञान जियोहाइड्रोलॉजिकल इकाइयों की विशिष्ट आकार सीमा क्या है। 500 से 1000 हेक्टेयर, 100 से 500 हेक्टेयर, 500 से 5000 से 10,000 हेक्टेयर है, 1000 से 5000 हेक्टेयर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, क्लस्टर अप्रोच के आधार पर जो आपका आकार होना चाहिए क्लस्टर का, वो कितना होना चाहिए वाटर सेट का। अब देखो एक मिनी माइक्रो वाले वाटर सेट पड़े हैं, तो भैया ये नहीं है, वो मिनी माइक्रो वाटर सेट नहीं है ये, ठीक है। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। सही उत्तर की बात करें बच्चों तो 1000 से 5000 हेक्टेयर जो है सही उत्तर है। 1000 से 5000 हेक्टेयर जो है क्लस्टर आता है आपका वाटर सेट में, ठीक, क्लस्टर अप्रोच में। आगे हमने दिया हुआ है क्लस्टर अप्रोच, क्लस्टर दृष्टिकोण है क्लस्टर अप्रोच। द न्यू अप्रोच इनविसेज अ ब्रॉडर विजन ऑफ जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट्स नॉर्मली ऑफ एवरेज साइज 1000 to 5000 hectare comprising of cluster of micro watershed. If resources and area exist, additional watershed in contiguous area in cluster may be taken up. However, smaller size project will be sanctioned will be sanctioned.
क्लस्टर दृष्टिकोण, सॉरी ये यहां आ गया, सैंक्शन इन द हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन एरिया, हिली एंड टेरेन एरिया, सॉरी हिली एंड टेरेन एरिया, या फिर कहें पहाड़ी क्षेत्र। देखो, क्लस्टर दृष्टिकोण, नए दृष्टिकोण में भू जल विज्ञान इकाइयों की एक व्यापक परिकल्पना की गई है जिनका आकार सामान्यतः 1000 से 5000 हेक्टेयर के औसत क्षेत्रफल का होगा और जिनमें सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्रों के समूह शामिल होंगे। यदि संसाधन और क्षेत्रफल उपलब्ध हो तो निकटवर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त जल ग्रहण क्षेत्रों को क्लस्टरों में स्थापित किया जा सकता है। हालांकि पहाड़ी या दुर्गम भूभाग वाले क्षेत्रों में छोटे आकार की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट डज द एक्रोनिम आर्या स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनिशिएटिव। आर्या, आर्या आईसीआर द्वारा शुरू की एक प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट है, ठीक। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ये आर्या मैंने एक बार सेट पेपर में दिया था, ये योजना मैं एक बार सेट पेपर में दे चुका हूं, ठीक है। जब सेट पेपर में लगवा रहा था उस बार मैंने दी थी। अट्रैक्टिंग एग्रीकल्चर एंड रिटेनिंग यूथ इन अट्रैक्टिंग एग्रीकल्चर यूथ, थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ हो गई है, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ होगा, इन एग्रीकल्चर एंड रिटेनिंग, सॉरी ऐसा कुछ है, ठीक है। कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना, सॉरी यहां पर हो जाएगा, अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर एंड रिटेनिंग, ये है यहां पर, सॉरी ये यूथ यहां पर होगा, अट्रैक्टिंग यूथ, जस्ट में थोड़ा सा यहां पर इंग्लिश में गड़बड़ हो गई है, ये होगा अट्रैक्टिंग रूरल यूथ, थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें आर्या में, है ना। अट्रैक्टिंग, ये जो है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, सॉरी बच्चों ये एग्रीकल्चर है, यहां पर आ जाए, सॉरी एग्रीकल्चर यहां आ जाएगा, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, ये जो है सही हो जाता है। तो कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और इन्हें बनाए रखना, इसका जो फुल फॉर्म है आर्या का, ठीक। अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, आर्या कृषि में ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करना, उन्हें जो है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए आईसीआर द्वारा ये जो है योजना शुरू की गई थी, ठीक है। कब? 2015 में। लॉन्च ऑन 25 जुलाई 2015 इनिशियली इन 25 स्टेट। Its primary objective is to attract and empower rural youth in these areas to engage in various agriculture, allied and service sector enterprises, thereby promoting sustainable income generation and gainful employment. उन्हें जो स्थायी या फिर कहें जो ग्रामीण युवा हैं उनको उनके गांव में रोजगार देना, स्वरोजगार उत्पन्न करना, ताकि उन्हें एक स्थायी इनकम का सोर्स मिल सके और वो गांव में ही रहकर जो है अपना रोजगार उत्पन्न करें। 25 जुलाई 2015 को शुरू किया गया, शुरुआत में 25 राज्यों में। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है इन क्षेत्रों के ग्रामीण युवाओं को विभिन्न कृषि संबंध और सेवा क्षेत्र के उद्यमों में शामिल होने के लिए आकर्षित और सशक्त बनाना है, जिससे स्थायी आय सृजन और लाभकारी रोजगार को क्या मिले? बढ़ावा मिले। द सीम इनकरेज स्किल डेवलपमेंट, यह जो है एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज यूनिट अमंग फार्म यूथ। यह योजना जो कृषि क्षेत्र के युवा हैं उन्हें कौशल विकास, ये कहें कि आपका स्किल डेवलपमेंट मतलब कौशल विकास करना, उन्हें जो है उद्यमशीलता गतिविधियों और सूक्ष्म उद्यम जो इकाइयां हैं उन्हें स्थापित करने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। Through this initiative, the aim is to enhance confidence level, encourage farming as a profession, and create additional employment opportunity for rural youth in secondary agriculture and related. इस पहल के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाना, खेती को एक पेशे के रूप में जो है प्रोत्साहित करना और द्वितीयक कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को अवसर पैदा करना है। आर्या के लाभ की बात करें तो पहला लाभ है कि भैया एक स्टडी या फिर कहें एक स्थिर इनकम बनाता है या फिर कहें ग्रामीण युवाओं के लिए एक स्थिर आय प्रदान करता है। कौन? आर्या।
इट प्रोवाइड अ स्टडी इनकम फॉर रूरल यूथ, यह ग्रामीण युवाओं को एक स्थिर आय प्रदान करता है। दूसरा है इट क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी एंड अब्जॉर्ब अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रूरल यूथ इनटू सेकेंडरी एग्रीकल्चर एंड सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज इन रूरल एरिया। यह रोजगार के अवसर पैदा करता है और बेरोजगार या अर्ध रोजगार वाले युवाओं को रोजगार या अल्प रोजगार और बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में जो द्वितीयक या फिर कहें जो सर्विस सेक्टर है, जैसे जैसे मान के चलो कि आप अनाज उगाते हो, प्राथमिक है। द्वितीयक मतलब जहां पर आप उससे दाल या मिलिंग कर सको या उसके जो प्रोडक्ट है उसको बना सको, है ना। तो द्वितीयक क्षेत्र में जो है और सेवा संबंधी गतिविधियों में शामिल करता है। इट इनकरेज रूरल यूथ टू कंसिडर फार्मिंग एज ए कैरियर, यह ग्रामीण युवाओं को खेती को एक करियर विकल्प या फिर कहें एक चॉइस के रूप में या करियर चॉइस के रूप में जो है ये कह सकते हैं कि चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। इट कंट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इंप्रूव द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इन रूरल एरिया, यह जो है कृषि विकास में योगदान देता है और ग्रामीण क्षेत्रों की समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। इट कैन रिड्यूस द माइग्रेशन ऑफ youth from rural area by providing ample employment opportunity in village, यह गांव में पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के पलायन को कम कर सकता है। अब जैसे मान के चलो आप कृषि ग्रेजुएट हो, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, आप क्या करो एक यूनिट लगा लो या कोई काम करना शुरू कर दो, उससे क्या होगा आपको रोजगार मिलेगा, साथ में साथ आपके साथ 4 दोस्तों को रोजगार मिलेगा, जिससे पलायन एक बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, तो वो पलायन रुक जाएगा, लोग गांव में ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर इन इंडिया विच मेथड इज एम्प्लॉयड टू वेरीफाई द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ अ सीड लॉट व्हेन मैंडेटेड बाय रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। तो बच्चों एक सीड लॉट की जो प्योरिटी है आनुवांशिक शुद्धता का पता लगाने के जो टेस्ट किया जाता है उसे कहते हैं ग्रो आउट परीक्षण। भारत में आधिकारिक बीज प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के अनुसार विनियामक मानकों द्वारा अनिवार्य किए जाने पर बीज लॉट की आनुवांशिक शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों को किया जाता है ग्रो आउट टेस्ट। आनुवांशिक शुद्धता सीधा बात है भैया, आनुवांशिक शुद्धता किसकी सीड लॉट की, तो वो किससे की जाती है? ग्रो आउट परीक्षण से टेस्ट की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है which of the following equipment is specifically designed for the grading of fruit based on size and is commonly developed in government supported पैक हाउस अंडर द ऑपरेशन ग्रीन सीम। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विशेष रूप से आकार के आधार पर फलों के वर्गीकरण ग्रेडिंग के लिए डिजाइन किया गया है और आमतौर पर ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत सरकार द्वारा समर्थित पैक हाउस में लगाया जाता है? तो भैया उसे इंक्लाइंड बेल्ट ग्रेडर कहते हैं, मॉइस्चर एनालाइजर या फिर कहें लेवलर या विनोवर या नन ऑफ दीज। आनत झुका हुआ बेल्ट ग्रेडर, नमी विश्लेषक, समतल या लेवलर, ओसाई यंत्र। बच्चों यहाँ पर देखो ना तो लेवलर होगा, ना ही विनोवर होगा, ना ही आपका जो है नन ऑफ दीज होगा। यहाँ पर देखो ग्रेडर की बात हो रही है तो इंक्लाइंड बेल्ट ग्रेडर, बेल्ट ग्रेडर मतलब एक तरह का ग्रेडर जिसमें आपके छेद होते हैं छोटे बड़े को पहचानने के लिए, इसे हम कहेंगे इंक्लाइंड ग्रेडर बेल्ट, है ना। तो यहाँ पर जो है बेल्ट ग्रेडर या इंक्लाइंड बेल्ट ग्रेडर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर आज के सेशन मतलब 50 क्वेश्चन हमने 3 सेशन में अभी कवर करवा दिए हैं। ठीक, तो बचे हैं 15 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, उसके बाद यूपीजी के और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हम आपको विथ डिस्क्रिप्शन आपके करवाने वाले हैं, तो वो भी उसके लिए भी आप तैयार रहिए। 100 क्वेश्चन हम पूरे कराएंगे। उसके बाद जो सेशन ये पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपकी टॉपिक बाय टॉपिक या फिर कहें एक मिक्स क्लास चलेगी जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन की डिटेल डिस्क्राइब किया जाएगा या अच्छे से पूरा बताया जाएगा। तो क्लास में बिल्कुल बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो। ठीक है, और बच्चों हमारे जो नए बैचेस हैं वो पहले ही 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, कृषि का, प्राविधिक सहायक का फाउंडेशन बैच और गन्ना पर्यवेक्षक का फाउंडेशन बैच। हमारी ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, कृषि, यूपीजीके और कंप्यूटर हम जो है कवर करेंगे जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लास रहने वाली है, ई बुक और पीडीएफ नोट्स रहेंगे, कंप्लीट टेस्ट सीरीज और मीडियम रहने वाला हिंदी। हिंदी माध्यम में बहुत सारे बच्चे हिंदी माध्यम ढूंढते हैं, ठीक है,
प्योर हिंदी माध्यम, बिल्कुल डिट्टो लैंग्वेज या अच्छी लैंग्वेजेस के साथ आपको मिलने वाला है। प्राइस जो है 999 है कोर्स का, वैसे 1999, लेकिन इसमें 50% डिस्काउंट है तो 999 में मिलेगा। 2 साल की वैलिडिटी, मतलब 2 साल तक ये मान्य रहेगा, ठीक है, 2 साल तक ये वैलिड रहने वाला है। अभी आप जाइए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अभी हमारा जो ऐप है विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से डाउनलोड कर लीजिए और जो है ज्वाइन कर लीजिए विजन एग्री एकेडमी को। गन्ना पर्यवेक्षक का भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। साथ में साथ कृषि प्राविधिक सहायक गन्ना पर्यवेक्षक के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको मिलने वाली हैं 8 किताबें, जिसमें 7 किताबें थ्योरेटिकल हैं और 1 किताब आपकी जो है एमसीक्यू वाली या वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ है, जिसमें 10,000 एमसीक्यू हैं, 10,000 प्रश्न हैं। वो सारे रहने वाले हिंदी माध्यम में। 1999 में ये 8 किताबें आपके घर पर भेजकर हम देंगे, मतलब होम डिलीवरी इसमें उपलब्ध है, आपके घर पर कुरियर के माध्यम से आपके भेजाई जाएंगी कि संपूर्ण कृषि बुक्स और साथ में साथ आपके 10,000 एमसीक्यू प्रश्न जो है आपको मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है। और 100 प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस टेस्ट भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। नए पैटर्न पर आधारित न्यू टेस्ट आपके 100 बुकलेट आपको मिलने वाली हैं इसकी, ठीक है, गन्ना पर्यवेक्षक और कृषि प्राविधिक सहायक के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में आपका जो है विजन एग्री एकेडमी पर। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री एकेडमी, और मिलते हैं कल। थैंक यू दोस्तों।